हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम क्लास 9 के फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन के थ्योरेटिकल पार्ट के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फोर्स की। तो पहले अगर हम फोर्स को डिफाइन करें तो फोर्स को हम डिफाइन कर सकते हैं एनी पुश एंड पुल। किसी भी ऑब्जेक्ट पर अगर किसी भी टाइप का पुश या पुल लग रहा है तो उसे हम क्या बोलेंगे? फोर्स बोलेंगे। इसकी जो यूनिट होती है वो होती है न्यूटन। इसे हम न्यूटन में बताते हैं। फोर्स का फार्मूला होता है फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। मतलब किसी भी एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास कितना है m, और इसके अंदर फोर्स लगाया है तो उसमें एक एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ है। उस एक्सेलरेशन और मास का जो प्रोडक्ट रहता है वो क्या रहता है? फोर्स रहता है। ये उसका जनरल फॉर्मूला है। इसकी यूनिट जो रहती है वो न्यूटन रहती है। इसके बाद में हम अगर बात करें तो इफेक्ट ऑफ फोर्स। इफेक्ट ऑफ फोर्स, फोर्स क्या क्या कर सकता है? तो फोर्स किसी भी रुकी हुई ऑब्जेक्ट को मोशन में ला सकता है। जैसे कि अगर कोई भी चीज़ अगर रखी हुई है उसके ऊपर मैं से फोर्स लगाऊंगा तो वो क्या हो जाएगी? मोशन में आ जाएगी। किसी भी मूविंग बॉडी को रोक सकता है। जैसे हम साइकिल चला रहे हैं तो हम जब ब्रेक लगाते हैं तो ब्रेक लगा के हम उसके ऊपर टाइप से फोर्स अप्लाई करते हैं जिसके कारण वो ऑब्जेक्ट रुक जाता है। तीसरा, किसी मूविंग ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन को चेंज कर देता है। जैसे अगर आप क्रिकेट में देखते हो बॉलर जो है बॉलिंग करता है तो उसने एक बॉल फेंकी, लेकिन जो बैट्समैन है उसने अपने बैट से फोर्स लगाकर उस बॉल की डायरेक्शन को चेंज कर दिया। फोर्स लगा के हम किसी भी ऑब्जेक्ट के साइज एंड शेप को चेंज कर सकते हैं। तो ये सारे क्या होते हैं? आपके इफेक्ट ऑफ फोर्स होते हैं। फोर्स में जनरली आपको मेन ये उसका फॉर्मूला याद रखना है, उसके क्या इफेक्ट होते हैं। अब हम इसके अंदर एक बात करते हैं जो इसका इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो है बैलेंस्ड फोर्स एंड अनबैलेंस्ड फोर्स। तो जैसे क्या है, एक ऑब्जेक्ट है तो इसमें बैलेंस्ड फोर्स कब लगेगा? जब दोनों डायरेक्शन में इक्वल फोर्स लग रहा है। सपोज इधर से भी मैं 5 न्यूटन का फोर्स लगा रहा हूँ और इधर से भी 5 न्यूटन का फोर्स लगा रहा हूँ, तो ये ऑब्जेक्ट क्या रहेगा? बैलेंस रहेगा। मतलब इसके अंदर कोई भी मोशन नहीं होगा। लेकिन अगर सेम ऑब्जेक्ट है उसमें एक तरफ से 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, एक तरफ से 5 न्यूटन का ही फोर्स लग रहा है, तो यहाँ पर क्या रहेगा? इसे हम अनबैलेंस्ड फोर्स कहेंगे। अब इसके अंदर हम बात करते हैं लॉ ऑफ मोशंस की। तो यहाँ पर इसके पहले वाले वीडियो में हमने इक्वेशंस ऑफ मोशन डिस्कस करी थी। अब यहाँ पर हम लॉ ऑफ मोशन डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ पर भी हमारे पास 3 लॉ ऑफ मोशन होते हैं, जिसमें जो पहला लॉ होता है वो लॉ होता है आपका लॉ ऑफ इनर्शिया। लॉ ऑफ इनर्शिया। अब इनर्शिया क्या होता है कि कोई भी एक बॉडी है तो जिसके कारण, जिस प्रॉपर्टी के कारण कोई भी बॉडी, कोई भी ऑब्जेक्ट अपने अंदर होने वाले चेंजेस को अपोज करता है, उसको हम क्या बोलेंगे? इनर्शिया बोलेंगे। जैसे एक ये डस्टर है, इसका शेप या साइज या इसकी पोजीशन अगर ऐसा रखा हुआ है तो जिस प्रॉपर्टी के कारण ये अपने अंदर होने वाले चेंजेस को अपोज करता है उसे हम क्या बोलते हैं? उसका इनर्शिया बोलते हैं। जैसे इसका अपन स्टेटमेंट देखते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया का। तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इफ एनी बॉडी इज इन द रेस्ट इट विल रिमेन इन रेस्ट, it will rest in a remain in rest, and in a motion then it will remain in a motion unless and until any external force applied on it। मतलब अगर कोई चीज़ रुकी हुई है तो वो रुकी हुई रहेगी, और अगर कोई चीज़ चल रही है तो वो चलती रहेगी जब तक कि उसके ऊपर कोई भी एक एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए। अगर एक बॉल है तो अगर उस बॉल को मैं एक फोर्स लगाता हूँ तो उसके अंदर वो मोशन में आ जाती है, तो उसका क्या होता है? अर्थ के साथ फ्रिक्शन होता है, तो कुछ समय बाद वो क्या होती है? जाकर रुक जाती है। अगर उसका अर्थ के साथ में फ्रिक्शन नहीं होगा तो वो इनफाइनाइट तक मोशन में ही रहेगी। तो उसका पहला लॉ जो हो गया वो होता है अपना लॉ ऑफ इनर्शिया, जिसको हम बोलते हैं कि लॉ ऑफ इनर्शिया क्या होता है? मतलब कि इफ एनी बॉडी इन अ रेस्ट इट विल रिमेन इन रेस्ट, इन अ मोशन इट विल रिमेन इन अ मोशन अनलेस एंड अनटिल एनी फोर्स अप्लाइड ऑन इट। जो सेकेंड लॉ है वो है आपका लॉ ऑफ मोमेंटम। मतलब इसमें मोमेंटम से रिलेटेड चीज़ रहती है। अब मोमेंटम पहले हमें समझना पड़ेगा। मोमेंटम सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। सपोज करिए कि 2 बॉल है, एक रबर की बॉल है जो नॉर्मली पिन बॉल जो आती है छोटी सी जो है ना, और एक है लेदर की बॉल जो क्रिकेट में यूज़ होती है। अगर मैं उनसे दोनों बॉल को सेम वेलोसिटी से कहीं पे थ्रो करूँगा
तो कौन सी बॉल सामने वाली चीज़ को ज़्यादा डैमेज करेगी? ऑब्वियस सी बात है, जिसका मास ज़्यादा रहता है। तो जहाँ पर मास और वेलोसिटी दोनों का मल्टीप्लिकेशन होकर जो चीज़ बनती है उसको हम क्या बोलते हैं? मोमेंटम बोलते हैं। मोमेंटम हमको शो करते हैं हम P से। P क्या होता है यहाँ पर? मास इंटू वेलोसिटी। मास इंटू वेलोसिटी मतलब क्या हुआ, जैसे कि अगर अपन बात करते हैं कि मोमेंटम ज़्यादा बनाने के लिए, जैसे एक बुलेट रहती है, मतलब जो बंदूक से बुलेट निकलती है उसका मास बहुत कम रहता है, लेकिन उसकी जो वेलोसिटी है वो बहुत ज़्यादा रहती है, जिसके कारण उसका मोमेंटम भी क्या होता है? बहुत ज़्यादा होता है। इसी तरीके से अगर हम दूसरी चीज़ की बात करें तो जहाँ पर जैसे कि एक बड़ा सा ट्रक रहता है, तो बड़ा ट्रक का वेलोसिटी जो है मास भी ज़्यादा है, और अगर वो बहुत स्पीड से आ रहा है तो उसका जो वेलोसिटी है वो भी क्या है? बहुत ज़्यादा है। तो इस तरीके से उसका जो मोमेंटम है वो भी क्या होगा? ज़्यादा होगा। तो इस तरीके से जो मोमेंटम का फॉर्मूला होता है वो होता है आपका mv, मास इंटू वेलोसिटी। अब जो आपका सेकंड लॉ ऑफ मोशन है, वो सेकंड लॉ ऑफ मोशन ये बोलता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स। मतलब जो F है वो प्रोपोर्शनल रहेगा dp बाय dt के। F जो है वो प्रोपोर्शनल रहेगा dp बाय dt के। जब भी हम रेट की बात करते हैं तो हम किसके रिस्पेक्ट में बात करते हैं? टाइम के रिस्पेक्ट में। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू फोर्स। जो आपका फोर्स का इसके पहले हमने फॉर्मूला देखा था, मास इंटू एक्सेलरेशन, वो इसी फॉर्मूले से आया है। इसको देखते हम कैसा है कि हमें पता है कि F प्रोपोर्शनल होता है dp अपॉन dt के। अब आप बोल रहे हो कि सर ये d क्या है? तो d होता है चेंज इन मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, तो यहाँ पर मोमेंटम चेंज हो रहा है, मतलब कोई एक बॉडी थी, उसके जो इनिशियल वेलोसिटी थी वो थी u, फाइनल वेलोसिटी थी वो क्या थी? v। तो यहाँ पर जो p है, p क्या होता है हमारा? ये p जो है ये हो जाएगा d अपॉन dt, और p की वैल्यू हमने भी देखी थी mv। अब किसी भी चीज़ का जब कोई चीज़ मोशन में रहती है तो उसका मास कांस्टेंट रहता है, तो मास को हम यहाँ से बाहर ले लेंगे, तो F इस प्रोपोर्शनल हो जाएगा, यहाँ पर मास बाहर आ गया, तो dv बाय dt मतलब चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम इंटरवल। तो यहाँ पर जो फोर्स आ जाएगा, फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू मास, तो पहले से था, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम, ये हो जाएगा आपका एक्सेलरेशन। और जब ये प्रोपोर्शनल हटेगा तो यहाँ पर एक कांस्टेंट लग जाएगा, दैट इज F इक्वल टू kma। यहाँ पर अगर मैं k की वैल्यू 1 कर दूंगा तो यहाँ पर फोर्स क्या हो जाएगा? मास इंटू एक्सेलरेशन। ये आपका नॉर्मल हो गया जो फोर्स का आपका फॉर्मूला रहता है। और थर्ड लॉ ऑफ मोशन तो जैसा आप सभी को पता ही होगा कि एवरी एक्शन इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, मतलब जितना आप एक्शन करोगे उसी के अकॉर्डिंग आपको क्या मिलेगा? रिएक्शन मिलेगा। इसके बहुत सारे एग्जांपल है, जैसे हम चलते भी हैं तो वो भी एक तरीका है कि हम जब एक पैर आगे बढ़ता है तो एक पैर हमारा पीछे की तरफ जाता है, उसके कारण हम चल पाते हैं। या फिर जो बोट है, जब हम बोट से आगे की तरफ आते हैं तो पीछे की तरफ क्या होता है? बोट पीछे की तरफ जाती है। तो हर एक्शन का एक इक्वल एंड अपोजिट क्या होता है? रिएक्शन होता है। अब इसके अंदर हम अगर बात करें तो जो इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें जो अधिकतर क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पर। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पर उसको हम समझते हैं कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम होता क्या है। सपोज कीजिए कोई दो ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है A, ये है ऑब्जेक्ट B। इसका मास है m1, इसका मास है m2, इसकी वेलोसिटी है u1, इसकी वेलोसिटी है u2। ये दोनों इसी एक ही डायरेक्शन में क्या हो रहे हैं? मूव हो रहे हैं। मूव होने के बाद थोड़ी देर बाद क्या होता है? दोनों में कोलिजन होता है। कोलिजन होता है मतलब दोनों आपस में क्या होते हैं? टकरा जाते हैं। तो इसका मास है m1, इसका मास है m2, दोनों का क्या हुआ? यहाँ पर कोलिजन हो गया। तो बिफोर कोलिजन इनकी वेलोसिटी u1 u2 थी। आफ्टर द कोलिजन दोनों का मास सेम रहेगा, बट इनकी जो वेलोसिटी है वो क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। तो यहाँ पर जो है m1 जो है वो हो जाएगा आपका v1 वेलोसिटी से मूव होने लग जाएगा, और जो m2 है वो v2 वेलोसिटी से मूव होने लग जाएगा। तो यहाँ पर जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम बोलता है वो बोलता है कि बिफोर द कोलिजन एंड आफ्टर द कोलिजन जो मोमेंटम रहेगा वो सेम रहेगा। तो ये हो जाएगा आपका m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। यही इसका फॉर्मूला है। इसके अंदर रिकॉइल ऑफ गन के ऊपर बहुत सारे फॉर्मूले आते हैं। तो रिकॉइल ऑफ गन जब आपको करना है, रिकॉइल ऑफ गन में बहुत इजी है।
कि जो मोमेंटम गन का रहेगा वही मोमेंटम बुलेट का रहेगा। तो मोमेंटम ऑफ गन इज इक्वल टू मोमेंटम ऑफ बुलेट। मोमेंटम ऑफ बुलेट, मोमेंटम ऑफ गन क्या हो जाएगा, mg और vg। mg vg क्या हो गया, मास ऑफ गन इंटू में वेलोसिटी ऑफ गन इज इक्वल टू मास ऑफ बुलेट मतलब mb इंटू में vb। तो जो मास ऑफ गन और मास ऑफ वेलोसिटी ऑफ गन रहेगी वो मास ऑफ बुलेट इंटू वेलोसिटी ऑफ बुलेट के बराबर रहेगी। यहाँ पर ये 4 चीज़ें हैं, 4 में से 3 चीज़ आपको देकर रखेगा और चौथी चीज़ आपको पूछ के रखेगा। तो ये एक बेसिक अपन ने ब्रीफ डिस्क्रिप्शन कर लिया है, इसके बारे में और भी मैं बाद में डिटेल वीडियो बनाऊंगा, बट अभी एक ही पूरा ब्रीफ डिस्कशन है आपके फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन का। थैंक यू फॉर वॉचिंग।